हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार हमारे बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने CHSL प्री वाइस के बायोलॉजी के क्वेश्चंस लिए हैं सारे, और उसको हम डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं और क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। और इस क्वेश्चंस का लगभग मैंने 70% जो हिस्सा है वो मैंने अपनी जो हमारी पेड बुक है साइंस की उसी से ही लिया हुआ है। तो आप मतलब देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीएल की भी मैंने पहले बता दी थी, तो आप सीजीएल की पीडीएफ जो मतलब वीडियो थी उसको आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर नोन एज, इनमें से कौन सा प्लांट किंगडम किस में आता है, मतलब जो एल्गी है वो कौन से प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, तो एल्गी जो होता है वो थैलोफाइटा में आता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर अगर मैं प्लांट की बात करूं तो जो प्लांट किंगडम होता है उसमें क्या है कि 5 तरीके के डिवीजन है। एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनका कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता। लाइक मान लो अगर आपने एल्गी देखी होगी, काई जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी पानी होता है वहाँ काई जम जाती है। तो काई जैसे अगर मैं सपोज काई बना देता हूँ, ये ग्रीन कलर की एक काई है, तो इसमें मैं आप मुझे ये नहीं बता सकते कि इसका कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, कौन सा क्या है। तो ऐसी बॉडी जिसका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल हो गया एल्गी, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर है ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा क्या होता है, यहाँ पर ब्रायोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो जिनको हम क्या कहते हैं ना, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स। एम्फीबियन कहने का मतलब होता है कि जो पानी और क्या कहते हैं लैंड दोनों में ही वो सरवाइव करें, इस तरीके के कुछ प्लांट्स आप कह सकते हो, तो इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो इसका वेल एग्जांपल है जो आप याद रखोगे, मॉस। मॉस किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे पहले वाले में हमें कुछ नहीं मिला था, कुछ भी पार्ट डिफ्रेंशिएट नहीं था, लेकिन इस वाले में क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्टेम और हल्का सा लीफ लाइफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप हुआ, उसके बाद आया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा प्लांट और डेवलप होगा, तब वो होगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में देखो क्या होता है कि इसमें जो प्लांट बॉडी होती है उसमें आपको रूट देखने को मिलेगा, उसमें आपको स्टेम देखने को मिलेंगे, लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वाटर और दूसरी जो चीजें होती हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनके ट्रांसपोर्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ स्पेशलाइज टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्न्स। ठीक है, ये उतने डेवलप नहीं होते हैं, बट आप इनको देखकर प्लांट कह सकते हो, जैसा हमारे दिमाग में एक इमेज आती है प्लांट को लेकर। फिर उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड स्पर्म। कहने का मतलब होता है, देखो स्पर्म यहाँ पर क्या है, स्पर्म है सीड, ठीक है, प्लांट की सीड। और यहाँ पर क्या है, जिम्नो। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड सीड। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि एप्पल हो गया। एप्पल जैसे ये मैंने एप्पल बनाया, तो एप्पल में क्या होता है, यहाँ सीड रहता है, यहाँ सीड रहता है, लेकिन ये जो सीड है ये इस एप्पल के अंदर क्या है, कवर्ड है। तो ऐसे प्लांट जिनका जो सीड होता है वो कवर ना हो उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे जिम वाले बंदे क्या होते हैं, बॉडी खोलकर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज से कवर नहीं होता है, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। उसका बेस्ट एग्जांपल है पाइन्स एंड देवदार। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे प्लांट्स जो हमको दिखते हैं जहां पर क्या होता है, फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, उनको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, फूल आएगा तभी उस पर क्या होता है, फल आता है। ठीक, तो इसका बेस्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, बीन्स, व्हीट, राइस, कॉर्न। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका इतने डिटेल्ड में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोइड्स इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म। आई थिंक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जब आ गया है तो। इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले कह रहा है कि इनमें से कौन सा कोलॉइड जो है वो फॉर्म का एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है, फॉर्म जो होता है ना, अगर मैं बात करूं एक फॉर्म की, ठीक है, फॉर्म में देखो क्या होता है, इसमें जो गैस होती है वो एक सॉलिड उसमें होती है। जैसे मान लो कि एक मैंने कुछ सॉलिड बनाया, इस तरीके का कोई 3D क्यूब है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि कई सारे
स्पोर है, आर पार हो रखे हैं, यहाँ से आर पार हो रखे हैं ये स्पोर्स। तो क्या हो रहा है कि बीच में से गैस पास हो रही है, यहाँ से गैस पास हो रही है, बट मीडियम जो है वो सॉलिड है। तो इस तरीके का जो कोलोइड होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म। ठीक है। तो स्पॉन्ज में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो स्पॉन्ज क्या है, एक एग्जाम्पल है फॉर्म का। ठीक, अब देखो ये जो मेरी पीडीएफ थी, इस पीडीएफ में भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। लाइक जैसे कोलोइड में सोल का जो सोल होते हैं उसमें इंक और सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है। जो एरोसोल होते हैं उसमें क्या होता है, हेयर स्प्रे, फॉग मिस्ट, वो एरोसोल वाले कोलोइड्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे जो पत्थर, वो कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं ना पत्थर, वो सॉलिड सोल के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मान लो मिल्क, मिल्क में क्या होता है कि पानी भी है, ठीक है ना, दूध भी है। तो इस तरीके से मैक्सिमम क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड का वो एक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम इमल्सन कह देते हैं। ठीक। तो इस तरीके से ये कोलाइड्स भी आपको पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय ए मॉस्किटो बाइट। इनमें से कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट से काटने को मतलब नहीं होती है। तो देखिए इसमें जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो है वो मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं, जैसे मान लो एलिफेंटियासिस हो गया, या डेंगू हो गया, या मलेरिया हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सारे मच्छर के काटने से होते हैं। अलग अलग तरीके की ब्रीड हैं, अलग अलग तरीके के मच्छर हैं जिनके काटने की वजह से होता है। जैसे जिसमें पूछ लेता है कि डेंगू, डेंगू की अगर मैं बात करूं, डेंगू पूछ लेता है कभी कभार कि कौन से मच्छर के काटने से होता है, एडिस इजिप्टी आप याद रखोगे। मलेरिया एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। ठीक। अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। लाइक मान लीजिए कि वायरस से होने वाले इतने सारे हैं, ये आपको याद रखने हैं कि वायरस से कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा था हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ठीक है ना। कई तरीके के अलग अलग हेपेटाइटिस होते हैं, अलग अलग वायरस से होते हैं। उसी तरीके से नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर बैक्टीरिया है, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टेटेनस, लेप्रोसी। फिर उसके बाद ये फंगी है। रिंग वॉर्म क्या है, एक फंगी है, फंगी की वजह से होता है। तो काफ़ी बार ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑड है, या इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो एक फंगी की वजह से होता है। ठीक है ना। मलेरिया पूछ लेगा आपको, एलिफेंटिएसिस भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्या है, 11th एंड 12th की बायो से लिया गया है, जहां पर हम क्या करते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। 9th एंड 10th में ये नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ मेन मेन। देखो इसमें पूछा है कि ह्यूमंस, इन ह्यूमंस द नेक इज जॉइंट बाय। देखो क्या होता है, ह्यूमन में कई तरीके की जॉइंट होते हैं जिनके अलग अलग नाम है। जैसे ये यहाँ पर जो जॉइंट होता है, जैसे हमारी जो मुंडी होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, मतलब हम एक बार लेफ्ट देखते हैं एक बार राइट देखते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसा जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ठीक। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर हम तो ऊपर भी देख सकते हैं। देखो ऊपर आप देखते नहीं हो, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हड्डी होती है आप इसको अप डाउन थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हो, लेकिन आप घुमाते हो इस एंगल में। तो इस तरीके का जॉइंट पाइवोट जॉइंट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पाइवोट जॉइंट होगा। और एक चीज बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको हम कह रहे हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, जैसे ये सिंपल है कि एक गड्ढा है, एक गड्ढे के अंदर कोई सी हड्डी जुड़ी हुई है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे मान लो ये आइज है, आइज भी क्या है, वॉल एंड सॉकेट है। या फिर आप मान सकते हो यहाँ पर ये जो हड्डी है हमारे कंधे के शोल्डर के पास की हड्डी है, तो ये जो पार्ट है ये इसके अंदर धसा हुआ है, तो इस तरीके का जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाएगा। ठीक है। कुछ फिक्स जॉइंट होते हैं जो मतलब फिक्स रहेंगे, मूव नहीं करते, जैसे हमारे हेड वगैरह में होते हैं, वो सारे कई फिक्स तरीके के जॉइंट होते हैं। ठीक है। तो ये जॉइंट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक दिया है जिसमें इसके अंदर है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, लाइक जैसे दरवाजा, दरवाजे की अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए एक दरवाजा है, तो दरवाजा क्या होता है, एक तरफ ऐसे घूमता है दरवाजा। मान लो यहाँ यहाँ पे दरवाजा है तो यहाँ से यहाँ तक ये बंद हो सकता है इस तरीके से। उसी तरीके से जैसे ये जो एंकल है, ये मान लो मैंने बनाया कि यहाँ यहाँ ये मान लो शोल्डर है और ये हमारा हाथ है, तो ये वाला जो जॉइंट होता है, हाथ क्या होता है, ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है, बस इतना। ठीक है ना। 180 डिग्री नहीं है खैर, लेकिन फिर भी इतना मूव कर सकता है। तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है, जैसे गेट में जो लगा हुआ होता है ना, जो एक फिक्स्ड मूवमेंट देता है, जैसे यहाँ पर देखो इस तरीके का मूवमेंट, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। और भी कई तरीके के मूवमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऐसा कोई सा भी रिप्रोडक्शन जिसमें हमें क्या हो, जिसमें हमें पार्टनर्स की जरूरत ना पड़े, तो इस तरीके के फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऐसा किसी में भी जिसमें हमें पार्टनर की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिसने भी पॉलिनेशन पढ़ा है, तो पॉलिनेशन आपको पता ही है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट में ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो जिसको भी पता होगा वो टिक कर देगा, क्योंकि पॉलिनेशन एक सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बाकी जो दिए हुए हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने लिया हुआ है, ये हमारी पीडीएफ से ही लिया हुआ है। तो इसमें देखो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं। एक फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मोटा मोटी अगर मैं बताऊं, फिजन का मतलब होता है जब टूट जाता है, कोई भी चीज टूट जाती है। जैसे इसमें दो हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मान लो एक से अगर दो बन जाएंगे तो बाइनरी फिजन कहलाएगा, मतलब एक से सिमिलर उसी की तरह दो। ठीक है, ये किस में देखा जाता है, जैसे अमीबा इस तरीके से, पैरामीशियम और लेस्मानिया इस तरीके से अपने नए बनाते हैं। ठीक है ना। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जैसे मान लो एक सेल है, एक से अचानक से क्या हो गया, हजार बन गए, बहुत सारे बन गए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ये किस में होता है, प्लाज्मोडियम में ऐसा देखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी पूछता है। इसके बाद आता है बर्डिंग। तो इसका एग्जाम्पल हमें पूछता है हाइड्रा और यीस्ट जो है उसमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बर्डिंग पाया जाता है, या बर्डिंग जो है किस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये एक हाइड्रा है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट ऐसे निकलता है, ये आगे चलकर पार्ट टूट जाता है, टूट कर ये पार्ट क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से बनाएगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बडिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो कि एक ऐसे पार्ट है, ये अचानक से क्या हो गया, कई सारे पार्ट में ऐसे ब्रेक हो गया, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब रीजनरेशन में क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि किसी वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट हो जाता है, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पार्ट है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो बीच में से ऐसे कट हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो ये नीचे इस तरीके से ग्रो कर लेगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये तो ये ऊपर इस तरीके से क्या होगा, ग्रो कर लेगा। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ऐसे ही होता है एक स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे जो फंगस वगैरह होते हैं, तो फंगस वगैरह क्या करते हैं, ये अपने जो स्पोर होते हैं, स्पोर मतलब जिससे नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, जैसे मान लो एक फंगस है, इस तरीके से एक फंगस है, तो फंगस यहाँ से क्या करेगा, कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हवा में छोड़ेगा, और वो क्या होंगे, सेट हो जाएंगे जैसे जमीन पे या हवा में। तो जब भी कंडीशन अच्छी होगी, लाइक मान लो मॉइस्ट एयर होगी, थोड़ी नमी होगी, तो वो क्या करेंगे, फिर से अपने जैसा नया बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है उसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपने देखा होगा कि एक प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, जैसे हमने क्या करा, एक टहनी को काटा, काट कर उसको लगा दिया और वो फिर से प्लांट बन जाता है। तो उसमें क्या हुआ, पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जब भी इन्वॉल्वमेंट होगी सेक्स सेल्स की, पार्टनर्स होंगे, तो तब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहेंगे। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या कह रहा है, चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज बाय। चिकनगुनिया किससे होता है, तो आपको याद रखना है चिकनगुनिया एडिस से होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एनोफिलीज जो है उसका आप याद रखोगे मलेरिया। बस इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। अगर मैं बात करूं रेबीज की, तो रेबीज जो है वो वायरस है, रेबीज वायरस या फिर उसको लिसा वायरस भी कहते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट होता है पाश्चर ट्रीटमेंट, जो लुइस पाश्चर ने दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद मलेरिया। मलेरिया मैंने बता दिया, मलेरिया में क्या होता है,
ये एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये मलेरिया को लेकर आती है। इसके जो लार्वा होता है, लार्वा में प्लाज्मोडियम होता है जो पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है। इसमें एक दवाई देते हैं जिसको हम क्यूनोन कहते हैं, ठीक। अब इबोला की अगर मैं बात करूं तो इबोला भी क्या है, एक वायरस है, वायरस से होता है जिसका नाम है इबोला वायरस, ठीक। इससे जो डिजीज होती है उसको हम इबोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि इनमें से किसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में बनता है और एनर्जी को जनरेट करता है। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी जनरेशन जो होती है, जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तभी हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज कर पाएंगे। ऑक्सीजन हमारी लाइफ साइकिल है। तो क्या होता है, हम अगर अपनी बात करें, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तब हम क्या करते हैं, एनर्जी को अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। तो देखो होता क्या है, नॉर्मल अगर मैं सांस लूँ तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी को मैं यूज करूंगा, वो ऑक्सीजन को यूज करूंगा और उससे मैं एनर्जी डेवलप करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और फिर वो एटीपी में जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन जैसे मान लो बहुत ज़्यादा साइक्लिक जिम करने के बाद हमारी मसल्स क्रैम्प होने लगती है। वो क्रैम्प इसलिए होती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब यही प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो पाता है। इस केस में क्या होता है, जो पायरुवेट होता है, ठीक है ना, ये जो पायरुवेट होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है और बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है। तो जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है तो यहाँ पर ये जो होता है, ये जब मसल में रिलीज होता है तो इससे क्रैम्प होने लगते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, ह्यूमन मसल सेल्स। हमारी थाइज में, हमारे हाथ पैरों में, हर जगह क्या होगा, जहां भी आप एक्टिविटी कर रहे हो लैक्टिक एसिड जनरेट होने की वजह से क्या होगा, क्रैम्प करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, ये जो मैंने बताया ये पूरा, ये जो है ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, बट ये ह्यूमंस में है, एनिमल्स में है जिनमें मसल सेल्स है। लेकिन यीस्ट में भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट यीस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। यीस्ट में क्या बनेगा, यीस्ट में आप देखोगे तो इसके अंदर बनेगा इथेनॉल, ठीक है ना। यीस्ट में क्या बनेगा, यहाँ पर एथेनॉल बनेगा और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, सब प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर यीस्ट में एथेनॉल बनता है। ये भी एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पर मैंने वही बताया है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से मसल्स क्रैम्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, जैसे कह रहा है कि मेलिक एसिड इज फाउंड। मेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, मैंने कई सारे ये दे दिए हैं एसिड के। जैसे मेलिक एसिड है वो एप्पल्स में पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक पाया जाता है, ग्रेप्स टेमेरेंड में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, रेंसिड बटर जो होता है ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं, जैसे टमाटो, टोमेटो में आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, एंड्स और बीस में पाया जाता है, तो आप इसको याद रखोगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक। कह रहा है कि जो ह्यूमन होता है उसमें डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता प्रोटीन तो अलग हो जाता पूरा, पर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा ये माउथ है, बक्कल कैविटी जिसको कहते हैं या माउथ कैविटी, यहीं पर क्या होता है, हमारे माउथ में पाया जाता है क्या, स्लाइवा, ठीक है। अब स्लाइवा में क्या होता है, कई तरी एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ठीक है। तो ये अमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। और हम क्या करते हैं, जैसे जो अभी तो इसने कार्बोहाइड्रेट की बात करी है, तो कार्बोहाइड्रेट के बेस पर माउथ में क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन विच फॉर्म। किस फॉर्म में, मतलब कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो मैं कह दूंगा माउथ और बक्कल कैविटी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। आपको इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है, ये जो एसोफेगस होता है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं पाया जाता है, तो वो है एसोफेगस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट
करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है पहले। कहने का मतलब होता है ऐसे जिनका क्या होता है, इमैच्योर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इमैच्योर न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियस में जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो आपको नहीं दिखती है। तो जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो उनमें क्या होता है, आपको जो सेल वॉल्स वगैरह होंगी, वो मतलब जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस की वॉल्स होंगी वो आपको नहीं दिखाई देंगी। मेम्ब्रेन्स जो होंगी वो आपको नहीं दिखाई देंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है, एक परफेक्ट एग्जांपल होता है वेल डेवलप्ड सेल का। तो उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी सेल की। तो इसके अंदर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें यही होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। देखो, मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया कि एक सेल बनाया है ना, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, तो इसके ऊपर की भी एक कवरिंग होती है। तो वो कवरिंग जो होती है वो इन सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, वो ओपन होते हैं वहां के एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरी स्किन है, बॉडी है, तो इसके ऊपर एक लेयर है जो मेरे अंदर के पार्ट को बाहर के पार्ट से रोक रही है, मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें आप याद रख सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक सेल की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क मसल स्ट्रक्चर। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मसल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर देखिए, कॉर्निया के पीछे इसका आंसर तो होगा आइरिस। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें कैसी होती हैं। देखो, एक तो होता है ये जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, फिर हमारी आईज में एक बड़ा डार्क सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सा डार्क सर्कल है। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो है ये तो है प्यूपिल, और इसके बाहर जो आपको दिखता है ये है आइरिस। तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल में से क्या होती है ना, लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करती है, और आंख के अंदर जैसे ये हो गया प्यूपिल, यहाँ से लाइट अंदर एंटर कर गई। एंटर करने के बाद यहाँ लेंस होता है, लेंस से ये टकराती है। और आपको पता है कि जब भी मान लो कि ये लेंस है, लेंस से लाइट पास होगी तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगी, इमेज बनाएगी। तो यहाँ पर एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं रेटिना, तो ये यहाँ पर जाकर क्या करेगी, इमेज बनाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो रेटिना मैंने बता दिया, रेटिना क्या होता है। रेटिना बैक में एक सरफेस लेयर होती है जहाँ पर इमेज बनती है, जहां पर कई तरीके के सेल्स आपको मिलते हैं, जिसमें से रोड्स एंड कोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस लाइट को रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन पर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, उस इमेज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल आइरिस, जो ये बड़ा पार्ट मैंने आपको दिखाया, इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल है, ब्लैक होल, जहां से लाइट अंदर जाती है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। आइरिस क्या करती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट छोटा बड़ा कर सकती है, ताकि जैसे अगर अचानक से धूप ज़्यादा है तो प्यूपिल छोटा हो जाए और लाइट कम अंदर जाए, और अंधेरा हो तो प्यूपिल बड़ा हो जाए और लाइट ज़्यादा अंदर जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेंस, लेंस आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ह्यूमन आई में किस तरीके का लेंस पाया जाता है। ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ये एडजस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम आगे पीछे का डिस्टेंस आराम से देख पाते हैं। इसके बाद आता है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन, इनमें से कौन सी विटामिन है जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। आपको याद रखना है B3 जो है इसको हम नियासिन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने और भी कई सारी चीजें आपको दे दी हैं। ठीक, जैसे मान लो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी सारे क्या है, फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल मतलब ऐसे फैट जो पानी में घुल जाए, और दूसरे वाले जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वो मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही घुलते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें इनका केमिकल नेम पता होना चाहिए, इनसे होने वाली बीमारी का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। इसके नीचे आपको ट्रिक भी दी गई है, आप ये ट्रिक पढ़ोगे आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फाइलम एनेलिडा में आता है। ठीक, तो जिसने भी सीजीएल की वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, दोबारा पूछेगा, तो आपको ये वाला याद रखना है। एनेलिडा जो है, अर्थवॉर्म जो होता है वो
एनेलिडा फाइलम में आता है। इसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने पूरे एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, तो आपको ये याद रखना है। लाइक स्पॉन्जिला पोरिफेरा जो है, पोरिफेरा में आएगा, ठीक है। हाइड्रा सिनेमोना ये सिलेंट्रेटा या सिनेडेरिया में आएगा। इसी तरीके से प्लेनेरिया टेप वॉर्म, लीवर फ्लू पूछ लेगा कि किस में आता है, ये प्लेटी हेलमिंथस में आता है। ऐसे ही एस्केरिस वुचेरिया, ये आपको रट्टा मारना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहेगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखो नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट्स, इनमें से कौन सा फैट को ब्रेक डाउन करता है। देखो क्या क्या होता है, एक होगा लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। अब ऐसे जो इनमें भी LASE वर्ड आता है, वो हमेशा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे अमाइलेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करेगा। लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ता है, लीवर से निकलता है, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन, जिसमें भी SIN लगा हुआ होता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन एक जैसा नाम है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन पूछे तो आप कहोगे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद है राइबो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पता चल रहा है राइबो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो RNA वगैरह होते हैं इनको तोड़ता है, छोटे छोटे पार्टों में डिग्रेडेशन जो होता है उसको, प्रोसेस को फास्ट करता है ये, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके का एंजाइम है। तो क्वेश्चन आपको फैट के ब्रेकडाउन का पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लाइपेज होगा। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मसल्स जो होते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा मसल नहीं है। मसल्स जो होते हैं वो जनरली 3 तरीके के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल, और भी कई तरीके के हैं। सिस्मोइड जो है वो कोई मसल नहीं है, वो एक बोन है, ठीक है ना, छोटी सी बोन होती है, उसको हम सिस्मोइड कहते हैं, ठीक। तो स्मूथ मसल जो होती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद आप ऐसे नहीं कहते हो कि भैया ईसोफेगस में जाओ, स्टमक में जाओ, अब तुम्हारी बारी है नीचे और जाने की, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं होता। आपने एक बार खाना खाया, फिर डाइजेशन अपने आप होता रहता है, तो इनवॉलेंट्री है, लाइक आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। तो ऐसी मसल्स होती हैं, ये स्मूथ मसल्स होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है ईसोफेगस में किस तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, तो वो इस तरीके की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियक मसल्स, आपको पता है कार्डियक अरेस्ट कहाँ आता है, हार्ट में आता है। कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक। उसके बाद आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है स्केलेटन है ना, तो यहाँ पर जो भी मसल्स होती हैं जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लाइक मैं यहाँ से उठकर खाना खाने जा रहा हूँ, साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तो इस तरीके के फंक्शंस को करने के लिए जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि विच राहुल इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी, तो बी से वेरी, वी से विटामिन B1 आपको याद रखना है, ये ऊपर भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है कि प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर। देखो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये है एनिमल सेल्स, ये मान लो सपोज प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल्स में क्या होता है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जबकि इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही होता है एनिमल सेल में, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल एक एडिशनल लेयर है। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। जैसे मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में हड्डी भी है, स्किन भी है। हड्डी और स्किन के बीच में बहुत सारा फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है ना, जो मेरी बॉडी को क्या कर रहा है, फिट कर रहा है, मतलब भर रहा है, एक स्पेस को भर रहा है। तो इसी तरीके से जो सेल होता है, सेल में एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऐसे डूबे रहते हैं। तो वो जो पानी भरा हुआ है, वो जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो है साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में एनर्जी प्रोसेस के लिए फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें सनलाइट आती है, वहाँ से फूड बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनल होता है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल में देखो क्या होता है,
जैसे प्लांट है, प्लांट में से बड़े बड़े छेद रहते हैं। इसमें क्या होगा कि है ना, ये इस तरीके का रहता है, इसके अंदर जैसे लिक्विड वगैरह रहेगा तो ये क्या रहेंगे ना, लिक्विड से प्रेशर बना के रखते हैं अपने एक्स्ट्रा बाहर में। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर अगर कुछ ना रहे तो ये पिचक जाएगा ऐसे, बट अंदर गैप होने की वजह से, उसमें प्रेशर होने की वजह से ये अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं वैक्यूम। एनिमल में भी होता है, एनिमल में इसका काम जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इज द केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर। देखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है केमिकल रिएक्शंस होना, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जहां से क्या होता है, डिग्रेडेशन मतलब टूटना, बनना, नई चीजें बनना, इन सब चीजों का होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या, देखो क्या होता है कि सेल है, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू के कई तरीके के टाइप होते हैं जिसमें से एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का नाम मतलब है कि कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने में क्या होगा, ऐसा पार्ट जो बॉडी के कई सारे पार्टों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। जैसे ब्लड, ब्लड पूरी बॉडी में है, वो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, लीगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और मसल्स को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन सीवेज। देखो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहा है, ठीक है ना। सीवेज आपको पता है, सीवेज में तो जो गटर वगैरह होता है इसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीवेज के थ्रू जाता है। तो ह्यूमन फेसेस मतलब हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो वो टॉयलेट वगैरह कुछ भी है, तो वो सारा क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। तो ये आप देख कर ही बता दोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिजीज है जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। देखिए क्या है, एक होती है डिजीज क्रोनिक, एक होती है एक्यूट, ठीक है। तो एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत कम टाइम पीरियड में खत्म हो जाए, और क्रोनिक जो लंबे टाइम पीरियड तक चले। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट होगा, शॉर्ट पीरियड डिजीज। लाइक जैसे मान लो आपको आया फीवर, फीवर 2-3 दिन में चला गया है ना। और अब क्रोनिक डिजीज मान लो एलिफेंटियसिस, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो ये क्या है, क्रोनिक डिजीज है। उसी तरीके से हेरिडेटरी जो आपको फादर वगैरह से मिला है, जेनेटिक डिजीज मतलब जो जेनेटिकली क्रोमोसोम्स वगैरह से बाय बर्थ आपको आया है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। देखो होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है कि वो साग सब्जी खाते हैं। तो साग सब्जी खाते हैं तो उनमें क्या चीज़ें कच्ची हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसको पचाने के लिए ना उन्हें बहुत अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है बॉडी को, इसलिए उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत लंबी होती है, ये भी आपको पता होगा। तो वहां पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम में, र्यूमेन, ये जो र्यूमेन बोल के जगह है, ठीक है। तो ये एक जगह होती है जहां पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स रहते हैं। तो जब ये खाने को खाती है तो ये बैक्टीरिया पहले क्या करते हैं, उस खाने को मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्टों में डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं। फिर तोड़ने के बाद फिर वो जाता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर अगेन प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। तो आपको याद रखना है, रूमेन जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट रहता है रूमेन में, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन प्लांट इन ए टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट कितना परसेंट। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्लांट है, प्लांट में 100% सनलाइट गिरती है, लेकिन ये एक रूल है, ठीक है, जो जिन्होंने भी इकोलॉजी पढ़ी होगी या इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें ये लिखा हुआ है, हमारा जो प्लांट है वो केवल 1% सनलाइट का यूज करता है, और 1% सनलाइट एनर्जी का यूज करके वो इतना ज्यादा मैसिव, क्या कहते हैं, इतना बड़ा एनवायरनमेंट उसने बनाया हुआ है, ठीक। तो आपको ये एक फैक्ट है, ये याद रखना है, ठीक।
फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल। जैसे मैंने आपको बताया बी और सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी सारे फैट सोल्यूबल है, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो क्या है, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रा देखो यहाँ पर है हाइड्रा, इसमें सिलेंट्रेटा या सिनिडेरिया ये दो मिलेंगे, तो यहाँ पर ये आंसर होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आप कर जाओगे। और हमारी ये जो पीडीएफ है आप इसको ले लो, यहाँ से बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल डिक्टो आएगा। और ये एक ऐसी पीडीएफ है जो आप 4 से 5 दिन में खत्म कर सकते हो, और इतना शॉर्ट और इतना पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट है इसके अंदर, आप पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है, फ्लैट बोन है, ठीक। तो रिप्स जो है वो फ्लैट बोन का एक एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने कई सारे दूसरे वो भी दिए हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन्स, जैसे रिप्स हो गया, स्टर्नम हो गया, इलियम हो गया, मतलब जो थोड़ा फ्लैट टाइप का जिनका स्ट्रक्चर है उनको हम मतलब इस तरीके के रिप्स ये फ्लैट बोन्स वाली कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो दोबारा आया है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म देखो यहाँ पर है टेप वॉर्म, ठीक। तो प्लेटी हेलमिंथस में आता है टेप वॉर्म, प्लेलेरिया, लिवर फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। सेरेबेलम। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में सेरेबेलम जो होता है, हिंड ब्रेन में एक पार्ट है, ठीक है। 3 तरीके के पार्ट होते हैं ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, ठीक है ना, हिंड ब्रेन। तो उसमें सेरेबेलम एक पार्ट होता है। तो सेरेबेलम में क्या होता है कि जब हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं या तैर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस करने का काम होता है वो ब्रेन का सेरेबेलम वाला पार्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मेड्यूला भी दिया हुआ है, सेरेब्रम भी दिया है और पोन्स भी दिया है। सेरेब्रम देखो क्या है, सेरेब्रम हमारी बॉडी का सॉरी ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है, जो क्या करता है, थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंसी, इन सब का काम सेरेब्रम का है। सेरेबेलम का काम है हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस को बनाए रखना। मेड्यूला और पोन्स का काम होता है ये रेस्पिरेशन वगैरह का काम है, ठीक है ना। तो पोन्स में जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मेड्यूला में अगर मैं बात करूँ, जब आपको हार्ट का जो रेट है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आप ब्रीदिंग ले रहे हो, तो इन सबको कंट्रोल करता है मेड्यूला, ठीक है। और पोन्स भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लेकिन पोन्स का जैसे मेन काम और भी है, जैसे ये स्लीप साइकिल्स को कंट्रोल करता है, टेस्ट कैसा है, आप सुन रहे हो, हल्का फुल्का बैलेंस, तो थोड़ा बहुत काम पोन्स का होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, बडिंग में होता है, यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय फंगी। रिंगवॉर्म, ये भी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, रिंगवॉर्म फंगी में होता है। ये पीडीएफ जो है ये तो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, अगर आपको साइंस की चाहिए होगी तो वो आपको ऐप पर जाकर मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है, तो चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है। ऊपर सारी लिस्ट दे दी है तो आप उसको पढ़ लेना। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये वूपिंग कप हो गया। अब जैसे इस वूपिंग कप की अगर मैं बात करूं, इसको हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जिसको हम कहते हैं। मलेरिया का आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एक्सेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 7th का आई थिंक क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि 4.4% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जब हम एयर को सांस लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तब उसमें जो कार्बन पाया जाता है वो 4.4% होता है, ठीक है। तो इसके साथ लगभग नाइट्रोजन 78% रहता है और ऑक्सीजन 17% उसमें रहता है। तो ये थोड़ा बहुत आप याद रखो, मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब इसके बाद आता है प्लांट। देखो प्लांट में क्या कह रहा है, सर्टेन प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो प्लांट में क्या होता है, एक होता है हर्ब्स, फिर उससे बड़े होते हैं सर्ब्स, उससे बड़े होते हैं ट्री, ठीक है ना। तो हर्ब्स कौन सी होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती है, जैसे ये मिंट हो गया, ठीक है ना, या कोई दूसरे छोटे छोटे वो हो गए, धनिया हो गया, ठीक। तो ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। इनसे जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे इनमें हल्का सा विजिबिलिटी होती है, लाइक ए सर्व इज टॉलर देन ए हर्ब,
एंड हैज ए स्टेम, इसमें छोटी सी आपको स्टेम्स वगैरह दिखाई देगी, जैसे गुलाब वगैरह का फूल हो गया, तो उनको हम सर्ब्स कहेंगे। और जब एक बड़ा पेड़ बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल जो आंसर होगा वो क्या होगा, हर्ब्स, जड़ी बूटियां। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज ड्यूरेशन, इनमें से कौन सा पेयर सही है। क्रोनिक मैंने आपको बताया लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक्विट मैंने आपको बताया शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो दोनों ही गलत है, नाइदर वो फर्स्ट नॉर सेकंड इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा, आप इसको ऐड कर लोगे, मर्चेंटिया इज अ कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता इतने शॉर्ट में, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई बता पाए। और मैंने इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है, हालांकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर इसको पढ़ाने जाओ तो बहुत अच्छी क्लासेस चलेंगी, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, चीज़ों को शेयर करो, ठीक है ना, पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि मैं ऐसी और सारी वीडियो बना पाऊँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।